हाँ, तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। मैग्नेटिक फील्ड डाल सकते हैं नाम, चैप्टर का नाम मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया और फिर उसके प्रॉपर्टीज पे बातचीत की, अब मैग्नेटिक पे बात कर रहे हैं और इसी दौरान ये भी समझेंगे कि दोनों एक दूसरे से डेवलप किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक। बल्कि ज्यादा ब्रॉड वे में कहें तो दोनों एक ही फील्ड है, दो पार्ट है। फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। शुरुआत कैसे समझें, किस तरह से हम अपनी बात समझाएं, इस पे बातचीत करते हैं। सपोज मेरे पास ये वायर है, वायर में आई करंट है और स्ट्रेट वायर रखा हुआ है। इससे कुछ दूरी पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, सपोज ये आर है और यहां पर एक मैंने +2 चार्ज रखा है इस पॉइंट पर। तो वायर की वजह से मतलब वायर में करंट है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उस करंट की वजह से यहाँ पर इस चार्ज +2 पर लगने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होगा। फोर्स तो लगेगा, ऐसा तो नहीं है नहीं लगेगा, और नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा। ऐसा क्यों होगा, पहले हम इस पे बात करते हैं। थोड़ा सोच सकते हैं। कभी भी किसी वायर में अगर आप करंट पास कराते हैं तो क्या ये वायर की चार्जिंग प्रोसेस मानी जा सकती है? जो वायर पे करंट पास हो रहा है तो वायर चार्ज हो रहा है, मतलब जैसे कैपेसिटर क्लियर करते थे हम, या ऐसा। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं या नहीं? हाँ सर। हाँ, मान रहे हैं। नहीं तो पर मान। ये एक एंड से चार्ज हो रहा है तो दूसरे एंड से डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता बच्चों, वायर कितना ही मोटा या कितना ही कैसा ही मान लें आप, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें पॉजिटिव आयंस भी होंगे जिनसे वो फ्री हुआ है। तो इलेक्ट्रिकली कोई कंडक्टिंग वायर हमेशा न्यूट्रल होता है। उस पर नेट चार्ज कितना होता है? है। 0। तो इस वजह से क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस होगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। तो प्लस की वजह से जितना क्यू पर फोर्स किसी डायरेक्शन में लगेगा उतना ही माइनस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो यहां पर आपने दो चीजें सीखी। पहला, कोई भी कंडक्टिंग वायर जो है, चाहे उससे करंट पास हो रही हो, तब भी वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। और दूसरी बात क्या सीखी कि उसकी वजह से अगर आप करंट की बात करते हैं जो पास हो रही है, स्टेशनरी चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? अब हम इसके बाद इस चार्ज को मूव कराते हैं। चार्ज अभी तक रुका हुआ है, तो मूव करेगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो पहले रुके हुए की दो लाइन लिख देता हूं मैं आपको, लिख लीजिए। इफ अ चार्ज +2 मान लेते हैं is placed at rest at a distance
are from a conducting wire carrying current I. तो इसी बात को मैं ले देता हूं, सिंस इलेक्ट्रिकली a wire is neutral. इसके पीछे की वजह समझ में आ गई ना? So net force on the charge, net electric force कर दीजिएगा, net electric force is 0. अच्छा बच्चों, होता क्या है कि जो चार वायर होता है उसकी सरफेस पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी होता है, थोड़ा सा, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इफेक्टिव नहीं है। होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। आप लोग अपने नोट्स में या साइड में चाहे तो लिख सकते हैं कि इनफैक्ट देयर इज अ स्मॉल चार्ज डेंसिटी कहीं पर, और या यही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, या ब्रैकेट में लो, इनफैक्ट देयर इज अ स्मॉल चार्ज डेंसिटी, बस मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है, on the surface of the wire on the surface of the wire, full stop। तो फिर इसकी वजह से कुछ होगा, it produces an electric field near the wire, an electric field near the wire। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड चारों ओर, थोड़ा रहता ही, बोले ना बहुत छोटा होता है, तो हमने दिस लिख लीजिए, दिस फील्ड इज वेरी स्मॉल and we shall neglect ये आपकी जानकारी के लिए था। कभी अगर आपने वाइवा दिया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से ही वाइवा ज्यादा रहना है, तो टीचर ने कहना है नहीं एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है बच्चों वो नेग्लिजिबल है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब दोबारा बनाते हैं। यही वायर है और इससे आर दूरी पर ये है, भाई हटो यार, तो ये +2 चार्ज है, इसको मैंने v वेलोसिटी दे दी इधर को। होगा क्या बच्चों, जो ही ये मूव करना शुरू करेगा इस पर एक फोर्स लगेगा वायर की ओर। कहाँ को? वायर की ओर। अब मैंने तो इसे मूव कराया वायर के पैरेलल, लेकिन इस पर फोर्स लगा हुआ है वायर की ओर, तो ड्रिफ्टिंग होगी, वायर की ओर खींचेगा थोड़ा सा, और धीरे धीरे ये ऐसे जाएगा। अभी हमें डिटेल स्टडी नहीं करनी, कंसेप्ट देना है मैग्नेटिज्म का, तो मैं ऐसा बना दूं, बाकी छोड़, जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन जाएगा वायर की ओर। तो मूविंग चार्ज है
तो उस पर फोर्स लड़ रहा है। एक ऐसा फोर्स है जो स्टेशनरी पर तो नहीं लड़ा, लेकिन मूविंग चार्ज पर लड़ रहा है। आखिर ये कौन सा फोर्स है? तो इसे क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसी के बारे में पढ़ना है। बना लिया होगा, तो अब इसके बारे में लिखते Yes, sir. हैं। देखिए, इफ द चार्ज q इज प्रोजेक्टेड, नई लाइन से, charge plus q is projected from rest, comma, in a direction parallel to the wire with velocity v. तो क्या होता है, ये वायर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है थोड़ा सा। इट इज डिफ्लेक्टेड towards the wire. It is deflected towards the wire. ये वायर की ओर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब ये बच्चों एक अलग फोर्स होगा फिर कोई, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये रेस्ट में तो लगा नहीं था, नहीं तो वायर खींचा हुआ आ जाता। नहीं सॉरी, चार्ज। दिस इज, क्या मैं ऐसा लिखूं, दिस इज समथिंग डिफरेंट फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स? दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम, किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक को तो मान ही नहीं रहे, इस पे लगा हुआ है। अब अचानक कहां से आ गया? जब अभी तक नहीं मान रहे, नेग्लेक्ट कर रहे, तो ठीक है ना। दूसरी बात यह है बच्चों की इलेक्ट्रिक जो है उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप मूव कर रहे हैं या आप रेस्ट में हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा लगता है। और आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फोर्स रुके हुए में नहीं लगा, लेकिन मूविंग में लगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. नई लाइन से फिर, दिस न्यू फोर्स इज कॉल्ड इन्वर्टेड में मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या समझ में आया मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? तो जब चार्जेस मूव कर रहे हो। या रिलेटिव मोशन को। और ये कोई मैग्नेट रखा अभी हमने यहाँ पर, वैसे यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा है? नहीं रखा है। ये इलेक्ट्रिक वायर की वजह से ही लगा है बच्चों। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक वायर में जो चीजें हैं प्लस माइनस, उनके मोशन से कुछ मैग्नेटिक इम्पैक्ट होता होगा, डेवलप होता होगा। क्लियर है ना? तो
अब हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कैपिटल बी से दिखाते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस को मैं नोट करना चाहूंगा पहले, जो उन ऑब्जर्वेशंस के बाद हम बात करेंगे। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड मान के चल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो प्लीज लिखिए, अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करवा रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेशन पे आऊंगा। इसी में नीचे लिखिए नई लाइन से, इफ अ चार्ज पार्टिकल is projected in a magnetic field, इन जनरल हो रहा है, कोई खास सिचुएशन नहीं कह रहा हूं मैं कहाँ को होगा, तो मैंने ब्रैकेट में इन जनरल लिख दिया। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करें, तो फोर्स पे कुछ ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे डिफरेंट। ठीक है ना, लिखिए बाय प्रोजेक्टिंग the particle in different directions, अभी तो ऊपर वाले में हमने केवल पैरेलल डायरेक्शन की बात की थी ना अनुभव के लिए, लेकिन हम किसी अलग अलग दिशाओं में फेंके एक ही जगह से और अलग अलग स्पीड से, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, उन ऑब्जर्वेशंस को पहले समझना जरूरी। बाय प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शंस with different speeds, with different speeds, we observe that पहला पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं हम बच्चों, बार बार इस पॉइंट के थ्रू मैं बोलना नहीं तो ये पड़ेगा। ये यहाँ पर इसको पॉइंट पी मान लीजिए, जहां पर चार्ज रखा था, ये दिख रहा होगा आपको, पी मान लीजिए दोनों डायग्राम में, तो मेरे लिए बोलना आसान होगा पी पॉइंट से, तो नहीं तो खाली बहुत लंबा हो जाएगा। अरे ये क्या आ गया यार, पहला ऑब्जर्वेशन लिखिए ना, अगर हम वायर के पैरेलल फेंके तो
एक डायरेक्शन ऐसी भी होगी जिसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट पी से अगर हम चार्ज को डिफरेंट डायरेक्शन में फेंकेंगे तो एक डायरेक्शन ऐसी भी होगी जिसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब उस डायरेक्शन उसके अराउंड फोर्स कितना आया? जीरो। लिखिए, देयर इज वन लाइन थ्रू द पॉइंट P, कर देते हैं अब तो, such that if the velocity of the particle, if the velocity of the particle is along this line, मतलब एक लाइन ऐसी भी है कि अगर उसके अलाउंड पार्टिकल चले, there is no magnetic force. There is no magnetic force. तो हम कहेंगे कि अच्छा, तो फिर यही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। हेलो, हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जर्वेशन हो रहे होंगे, अगर हम ऐसा फेंक पाते बच्चों प्रैक्टिकली, तो हम देखते एक डायरेक्शन ऐसी है जिसमें कोई भी जो पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड ही डायरेक्शन है। तो लिखिए प्लीज, इसी में वी डिफाइन, इसी पॉइंट में नई लाइन से लिख लीजिए, वी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to be along this line. ठीक है, अभी डायरेक्शन हमने यूनिटली डिफाइन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो भी इसमें भी दो डायरेक्शन होती है ना बच्चों, अपोजिट भी तो होती है। हमने ऐसा तो लिखा नहीं है। तो अभी एकदम मतलब हमें ये पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के अलाउंग, बस लाइन पता लगी। लाइन की तो दो डायरेक्शन हो सकती है ना, लाइन और रे में अंतर समझते हो? हाँ, लाइन ये है, रे ये है। एक रे राइट साइड को जा रही है, एक लेफ्ट को जा रही है तो वो भी लाइन है, लेकिन रे में यूनिडायरेक्शनल माना जाता है। अब ये लाइन है तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख ले इस बात के लिए भी, लिखिए द डायरेक्शन इज नॉट यूनिटली डिफाइंड। द डायरेक्शन इज नॉट unitely defined. अभी तक ऐसा हुआ है ये because there are two opposite directions. There are two opposite directions along any line. Along ये बेसिक मैथ्स हुई,
हमें लाइन पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड किस लाइन के अराउंड, उस लाइन में दो डायरेक्शन है, तो अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? चलो दूसरा ऑब्जर्वेशन, लीजिए। अब सपोज ये जो लाइन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है मान लो, और ये एंगल थीटा है, ये लाइन है जो अभी तक की थी, हाँ मैग्नेटिक जिसके अराउंड कह रहे हैं हम, या तो ऊपर को या नीचे को। इस लाइन से जो वेलोसिटी है अगर वो थीटा एंगल बनाए तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी की जो स्पीड कह रहे हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल is v and it meets an angle theta with the line in trace first law, पहला वाला जो था ट्रेस फर्स्ट में कौन सी लाइन थी, मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन, हाँ उस लाइन के साथ अगर स्पीड थीटा एंगल बनाती है तो लिखिए कॉमा द मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic force is proportional to v sin theta mod। तो जो फोर्स है बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन है कि वो v sin थीटा के मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब आप ये समझो v sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, v कब होगी, जब sin थीटा 1 होगा। sin थीटा 1 होने का मतलब 90 डिग्री। तो बच्चों जो ये थीटा किससे था, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर को है, ये मैग्नेटिक मान लो फील्ड है, तो बच्चों इससे जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल को भेजा जाएगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यही कहा गया है। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी मात्रा v sin थीटा है, तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी स्पीड है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वहां पर थीटा 90 होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब आप मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करा, और मिनिमम कब लगेगा, सर जब उसके पैरेलल करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स the direction of magnetic force is perpendicular to the direction of magnetic field direction of magnetic field as well as to the direction of the velocity। to the direction of the
वेलोसिटी। इस पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? अभी तक हमने क्या समझा था 11th में? ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डाउनवर्ड लेते थे वेट। हम कहते थे अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो जहां को ग्रेविटेशनल फील्ड होता था वहीं को ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता था या नहीं? हाँ सर। इलेक्ट्रिक के साथ क्या हुआ फिर? इलेक्ट्रिक के साथ बच्चों ये हुआ कि प्लस चार्ज जो है उस पर Q इंटू ई उसी डायरेक्शन में लगा, और माइनस Q है तो उतना ही लगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा। यहाँ दो डायरेक्शन हो गई। ग्रेविटेशन में एक ही थी क्योंकि मास एक ही टाइप का होता है, चार्ज दो टाइप का होता है। तो हमने दो बातें कही, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आज हम बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। लो गजब बात, परपेंडिकुलर। जहां को मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन में नहीं होगा, और ना ही अपोजिट होगा जैसा कि इलेक्ट्रिक पड़ा। और जहां को जा रहा होगा वहां को भी नहीं होगा कभी, उससे भी परपेंडिकुलर होगा। क्या आपको नहीं लगता ये अलग ऑब्जर्वेशन है जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन में नहीं था? और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, चौथा। अरे कुछ अलर्ट लगा है कि हाँ यार ये कुछ अलग हो रहा है औरों से, इसीलिए मैंने बनाए दो आपको समझाने के लिए। लास्ट ऑब्जर्वेशन लिखिए, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल, जितना Q होगा उस पर डिपेंड करेगा। द फोर्स is proportional to the magnitude of the charge Q, to the magnitude of the charge Q. नई लाइन से। सो फाइनली फ्रॉम अबव पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट समझते हुए we define magnetic field by the equation F vector equal to Q times V cross P. अब आप कहेंगे ये क्या है सर? तो बच्चों एक चीज याद रखना, मैंने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ाया था। ये A है, ये B है, दोनों एक ही प्लेन में हैं, तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ऐसा कहा था। हाँ सर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो A क्रॉस B आएगा वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कहा होगा। हाँ सर। तो फिर यहाँ पर ये देखो B और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो B और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तीसरा पॉइंट यही था। और फोर्स Q के प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के। हाँ सर। तो ये फाइनली F की डायरेक्शन होगी। जो F होगा वो V क्रॉस B के हिसाब से तय होगा। Q तो एक स्टेलर क्वांटिटी भी, तो मैग्नेटिक फोर्स यहां से तय होता है बच्चों। कभी अगर ऐसा हुआ, माना कि
बी पैरेलल टू बी हो जाए तो फिर एफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए। क्या मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत समझ में आई आपको? हाँ सर। ठीक है, ये समझना जरूरी था, बाकी कल समझते हैं, कल आप अपने ही टाइम पर आएंगे। तो ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।